कार्ल मार्क्स का जीवन और सिद्धांत। दोस्तों, कम्युनिस्ट जिस विचारधारा पे चलते हैं वो उस विचारधारा के जो प्रणेता हैं वो कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स का पहला भाग हमने पहले वीडियो में देखा था, अब ये दूसरा भाग है। 1841 में अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद मार्क्स ने विश्वविद्यालय में अध्यापकी करने का पहले विचार किया, परंतु बाद में प्रेशियाई सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण ये विचार छोड़ दिया, क्योंकि प्रेशियाई सरकार ने कई युवा हेगेलवादियों को उनके प्रगतिशील पूंजीवादी विचारों के कारण अध्यापन कार्य से निकाल दिया था। 1842 में मार्क्स ने कुछ प्रगतिशील पूंजीवादी विचारकों के साथ मिलकर रायनी अखबार नामक एक पत्रिका निकाली। इस पत्रिका में मार्क्स ने सामाजिक व राजनीतिक रूप से संपत्तिहीन लोगों की हिमायत में और सरकार की तानाशाही नीतियों के विरोध में जो लेख लिखे, उनके कारण पत्रिका के प्रकाशन के 1 साल बाद सरकार ने उन पर रोक लगा दी। प्रकाशकों ने जब सरकार विरोधी विचारों को कम करके छापने की कोशिश की तो मार्क्स ने उनसे अपना नाता तोड़ लिया। कहते हैं इससे मार्क्स ने 2 बातें सीखी। एक यह है कि भौतिक स्वार्थ आदमी के जीवन में भारी भूमिका निभाते हैं, और दूसरी बात ये थी कि पूंजीपति वर्ग सामंतवाद के विरुद्ध संघर्ष में ढुलमुल होता है। ये दूसरा सबक उन्होंने जीवन में पहली बार सीखा था। हर घटना, हर वस्तु को गहराई व जिज्ञासा से विचारने वाले मार्क्स ने ऐसे अनुभव प्राप्त किए करके आर्थिक व सामाजिक समस्याओं का गहनतम अध्ययन शुरू किया, परंतु सरकारी सेंसर ने उन्हें अपने मातृभूमि छोड़कर फ्रांस जाने पर मजबूर कर दिया, जहाँ एक के बाद एक क्रांति की लपटें उठ रही थी। देश त्यागने से पहले मार्च में 1843 में जेनीवा वेस्टफालेन नामक एक युवती से शादी की जो अभिजात सामंती घराने से संबंधित थी। उसका एक भाई बाद में जर्मन के राज दरबार में गृह मंत्री बना था। जेनी अपनी सुंदरता के वास्ते प्रसिद्ध होने के साथ साथ कुशाग्र व प्रतिभावान बुद्धि की भी मालिक थी। इसी कारण प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों के आरामदेह घरानों में पलने के बावजूद जेनी ने मार्क्स जैसे जीवन साथी को चुना था, जिसकी मेधावी बुद्धि का तेज उन्हीं दिनों चमकने लगा था, परंतु जिसका भविष्य भी उतना ही खतरनाक अंधकारमय था। शादी के तुरंत बाद मार्क्स और जेनी का
नवविवाहित जोड़ा अक्टूबर 1843 में फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचा। पेरिस में उनके सामने अन्य नवविवाहित जोड़ों की तरह मस्ती भरे जीवन की कल्पना नहीं थी, बल्कि प्रवासी जीवन की मुसीबतें मुँह बाए खड़ी थी। परंतु साथ ही थे मार्क्स के हर मानवीय शोषण उत्पीड़न के विरुद्ध एक दैत्य की तरह भिड़ने के दृढ़ इरादे। और यहीं से मार्क्स और उनके विचारों के विकास का जीवन शुरू होता है, जिन्हें सारी दुनिया आज मार्क्सवाद के नाम से जानती है और भविष्य में भी जानती रहेगी। मार्क्स के पारिवारिक जीवन की अगर कोई एक विशिष्ट या प्रमुख बात नोट करने वाली है तो वह यही कि मार्क्स ने अपने पारिवारिक जीवन की असाधारण मुसीबतों के बावजूद न तो कहीं समझौता किया और न ही अपने विचारों व कार्यों से तिल भर भी हटे और न ही कहीं किसी के आगे रत्ती भर झुके। मार्क्स व जेनी ने क्या क्या नहीं देखा। कई बार पैसे पैसे की मोहताजी, कर्जदारों के तकाजे, पैसे के अभाव में अपने लड़के का ठीक से इलाज न करा पाने के कारण उसकी मौत हो जाना और फिर कफन तक के वास्ते दूसरे से कर्ज लेना आदि आदि। फिर इन सब के ऊपर जानलेवा परिश्रम। उनकी ऐसी मुसीबतों को देखकर ही किसी ने कहा था कि मार्क्स ने पूंजीवाद का विश्लेषण करने में और पूंजी नामक पुस्तक लिखने में जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत अगर वह पूंजी इकट्ठी करने में करते तो करोड़ों रुपए कमा लेते। परंतु पारिवारिक जीवन की विपदाएं, दुश्मनों की उनकी बेखुदी, निंदाएं, उन पर लगाए गए झूठे इल्जाम और यूरोप भर के शासकों द्वारा शिकारी कुत्ते की तरह उन्हें परेशान करने के प्रयास, यह सब कभी भी उन्हें नहीं डगमगा सके और ना ही उन्हें निराश व हतोत्साहित कर पाए। वह बिना दम दिए निरंतर कार्य करते रहे, अपने दुश्मनों से निरंतर संघर्ष करते रहे। जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा था कि मैं दुनिया की दोनों पूजनीय शक्तियों के खिलाफ निरंतर संघर्ष करता रहूंगा। एक है परमात्मा और दूसरा है बादशाह। दोनों को जनता पूजती है, दोनों से भय खाती है, दोनों की दास है। परंतु मार्क्स एक विशाल काय दैत्य की तरह दोनों के खिलाफ भीषण संग्राम में कूदे ताकि मानवता दोनों की दासता व शोषण से मुक्त हो सके। तमाम विरोधों और दुश्मनियों तथा पारिवारिक विपदाओं के बावजूद वह अपने हर कार्य में जी जान से अगाध मेहनत किया करते थे। अध्ययन में क्रांतिकारी, संगठन बनाने में, आंदोलन व क्रांतियों की अगुवाई करने में, मजदूर आंदोलनों की छोटी से छोटी समस्या सुलझाने से
लेकर दुनिया में हो रही तमाम बड़ी से बड़ी आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक, राजनीतिक व अन्य घटनाओं व समस्याओं पर सक्रिय रूप से विचार व्यक्त करते थे। चाहे वह घटना भारत में होने वाला सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो, जिस पर मार्क्स एंगेल्स ने कई लेख लिखे हैं, चाहे वह रूस व टर्की का युद्ध हो, चाहे वह आयरलैंड व पोलैंड की आज़ादी हेतु पूंजीवादी भी संघर्ष हो, अथवा वह फ्रांस में होने वाली क्रांतियाँ, प्रतिक्रांतियाँ व गृह युद्ध हो। अध्ययन के क्षेत्र में अगर मार्क्स एंगेल्स के अध्ययन की सूची देखी जाए तो वह भी हैरानी में डाल देती है। ये दोनों क्रांतिकारी यूरोप और अमेरिका की अधिकांश भाषाएं जानते थे। कहते हैं किसी भी भाषा में पत्र आता उसी में वे उसका जवाब देते थे। अंग्रेजी, फ्रांसीसी व जर्मनी भाषाओं के तो वे दोनों माहिर ही थे, क्योंकि वे इन तीनों भाषाओं के सैकड़ों साल पुराने रूपों को भी जानते थे। भाषाओं के अलावा खगोल शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, जीव विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाज विज्ञान आदि आदि का भी अध्ययन करते थे। शायद आप जानते हो, मार्क्स के प्रिय विषय केवल अर्थशास्त्र व इतिहास ही नहीं थे, बल्कि गणित भी था, जिसमें उन्होंने कई शोध कार्य किए थे। उसी प्रकार एंगेल्स प्राकृतिक विज्ञानों के अलावा युद्ध कला के अध्ययन में अधिकाधिक रुचि लेते थे। पूंजीवादी तक उन्हें युद्ध विशेषज्ञ मानते थे। आज इतना ही, शेष तीसरे एपिसोड में बताएंगे। धन्यवाद।